हेलो गाइस। कैसे हो भाई? सब बढ़िया? कमेंट करके बताना कैसे हो। कोई दिक्कत दिक्कत चल रही हुई तो बताना। देखो, सोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर दिया। एक लेक्चर सोल्यूशन चैप्टर का रिसीव हो गया। क्या क्या पढ़ा था उसमें, जल्दी जल्दी सारी बातें कर लेते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए। तो सोल्यूशन चैप्टर में अभी तक हमने सबसे पहले पढ़ा मिक्सचर क्या होता है। दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट को मिलाना मिक्सचर कहलाता है। और बाइनरी मिक्सचर मतलब क्या होता है? सिर्फ दो चीज़ों को मिलाना। इट्स कॉल्ड बाइनरी मिक्सचर। बाइनरी मिक्सचर एक सस्पेंशन भी हो सकता है, सोल्यूशन भी हो सकता है, कोलाइडल सोल्यूशन भी हो सकता है। क्या कंडीशन होती है उसकी, वो मैं पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसको ध्यान से समझ लेना। इसके बाद हम आ गए थे सोल्यूशन पे। और सोल्यूशन मैंने बताया था कि सोल्यूट्स प्लस सॉल्वेंट होता है। और अगर हम बात करें बाइनरी सोल्यूशन की, तो उसमें सिर्फ एक कोई सोल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, दो ही कंपोनेंट होने चाहिए। ठीक है। फिर हमने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन की बात करी थी, जिसमें हमने आपको समझाया था कि सोल्यूशन को जो सोल्यूट होता है और जो सॉल्वेंट होता है, उसके फेस के आधार पर या फिर उसके मीडियम के आधार पर क्लासिफाई किया जा सकता है। जिसमें 9 टाइप्स के सोल्यूशन होते हैं, जिनका मैं चार्ट जो है आपको भेज दूंगा ग्रुप पे, वो आप देख लेना। लास्ट वीडियो में भी मैं अटैच कर रखा हूँ, वो भी देख सकते हो। तो 9 टाइप्स के होते हैं, लेकिन उनमें से इम्पॉर्टेंट जो आपके सोल्यूशन होंगे वो कौन कौन से होंगे? सिर्फ वही सोल्यूशन इम्पॉर्टेंट होंगे बच्चों, जिसमें जो हमारा सॉल्वेंट हो वो लिक्विड हो। सॉल्वेंट लिक्विड हो, बाकी जो हमारा सल्यूट हो वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो आप देख सकते हो 3 तरीके के सोल्यूशन बने। पहला, जिसमें सॉलिड सोल्यूट और सॉल्वेंट लिक्विड। दूसरा, लिक्विड सोल्यूट और सॉल्वेंट भी लिक्विड। और तीसरा हो जाएगा जिसमें सोल्यूट तो गैस है, लेकिन सॉल्वेंट जो है लिक्विड है। तो इस तरीके से 3 इंपॉर्टेंट टाइप हैं, जिनके बारे में हमें डिटेल स्टडी करनी है। ये हो गया हमारा कल का रिवीजन। आज आ जाते हैं हम अपने नए टॉपिक पे, मतलब नई इन्फॉर्मेशन को गैदर करना शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है। हाँ भाई। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में शुरू करते हैं। जो आज हम पढ़ने वाले हैं, देखो, सोल्यूशन क्या होता है वो तो हमने समझ लिया सब कुछ। ठीक है। चलो मैं एक काम करता हूँ, एक बाइनरी सोल्यूशन बनाता हूँ। ठीक है। एक नहीं, दो बनाऊंगा। राइटिंग थोड़ी गंदी है यार, उसके लिए माफ़ करना। समय के साथ साथ हो सकता है इम्प्रूव कर लूँ मैं। देखो, ये हो गया हमारा एक बाइनरी सोल्यूशन। मान लिया ये सोल्यूशन हमारा पीयूष के पास है, तो इसको मैंने पी कह दिया। इसमें देखो, जो ग्रीन कलर से मैंने बना रखा है वो मान लो सल्यूट है, ब्लैक कलर से जो है वो सॉल्वेंट। चलो एक काम करते हैं, एक और सोल्यूशन बना लेते हैं। ध्यान समझना, बहुत बढ़िया चीज़ पे आएंगे। इस बात को ख़त्म करके एक बहुत अच्छे टॉपिक पे आएंगे। सुनते जाओ अच्छे से, मेरे साथ क्वेश्चन लगाते जाओ, जो होमवर्क भेजू वो करते जाओ। पूरी कहानी ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे करके। एक दिन में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करके एक ना एक दिन हो ही जाना है। देखो, इसमें भी मैंने क्या किया, सॉल्वेंट बना लिया और सोल्यूट बना लिया। ठीक है। अब देखो, ये मैंने मान लिया किसी के पास है। लेट सपोज ये है एक लड़का श्रेयस, उसके पास है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ श्रेयस एस। ये श्रेयस के पास है सोल्यूशन। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो दोनों में सोल्यूट और सॉल्वेंट है। ठीक है भैया। लेकिन दोनों में सॉल्वेंट के बिहाफ पे जो सोल्यूट का अमाउंट है, क्या वो सेम है? फिगर ध्यान से देखो, मेरे अकॉर्डिंग तो सेम नहीं है। और जब सॉल्वेंट के बिहाफ पे सोल्यूट का अमाउंट सेम नहीं है, तो इसके वजह से जो स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन होगा, स्ट्रेंथ कह सकते हो, गाढ़ापन कह सकते हो, वो जो सोल्यूशन का होगा वो डिफरेंट होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज हमने 2 ग्लास शरबत ले लिया। पहला ग्लास इस हाथ में, दूसरा ग्लास इस हाथ में। एक मैंने पी के देखा, काफ़ी मीठा निकला। दूसरा मैंने पी के देखा, वो थोड़ा सा कम मीठा निकला। तो उसमें हम कह सकते हैं जो ज़्यादा मीठा था उसमें सल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा थी। शुगर हमारा सल्यूट था। और दूसरे सोल्यूशन में सल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम है, जिसके वजह से दोनों ही सोल्यूशन का जो स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट आ रहा है। दोनों सोल्यूशन का स्ट्रेंथ डिफरेंट आ रहा है। और ये जो मैं स्ट्रेंथ वर्ड इतनी देर से इस्तेमाल कर रहा हूँ,
कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। कहीं ना कहीं हमें ये बता रहा होता है वो कि हमारे सोल्यूशन में सोल्यूट कितना ज़्यादा मौजूद है सॉल्वेंट पर यूनिट सॉल्वेंट पे। तो पढ़ाई की भाषा में इसी इसी स्ट्रेंथ को कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जो शरबत मीठा था उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है किसी भी सॉल्यूशन की। तो कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को बताता है, जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है। और दुनिया के अलग अलग सॉल्यूशन के लिए हमको कंसंट्रेशन का कैलकुलेशन जो है वो इस स्टैंडर्ड तक आ जाना चाहिए। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि ये जब इंटरमीडिएट लेवल हम पास आउट करते हैं तो हम दुनिया का कोई भी सोल्यूशन का अगर हमें थोड़ा डेटा दे दिया जाए सोल्यूट सॉल्वेंट का, कोई भी डेटा हो, वो मास हो, उसका वॉल्यूम हो, तो उसके बेस पे हम उसका कंसंट्रेशन बता पाएँ। तो आज का जो टॉपिक रहेगा, हमारा जो एजेंडा रहेगा पढ़ना, वो रहेगा कंसंट्रेशन टर्म। सारे कंसंट्रेशन टर्म आप आज पढ़ पाएंगे क्या? जवाब है नहीं, नहीं पढ़ सकते। जितने हो सकेंगे आज और कल मिला के पूरे हो जाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने पहले ही बोली थी, मैं क्वेश्चन के साथ बढ़ूंगा आगे। बिना क्वेश्चन के आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं, फिर ऐसे बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर। तो चलिए शुरू करते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, चलिए भाई देखते हैं कौन कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। सबसे पहला जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म रहेगा वो रहेगा मास बाई मास, तो वेट बाई वेट परसेंटेज भी कहते हैं। मास बाई मास, भाई नाचे तो मास, भाई गाए तो मास, मामा मास। ठीक है पिक्चर, तगड़ी है। हाँ, तो देखना यहाँ पे मास बाई मास परसेंटेज में क्या होता है। हम कोई भी एक सोल्यूशन लेंगे, इसी सोल्यूशन को कंसीडर कर सकते हो जो यहाँ पर मैंने बना रखा है। हम कोई भी सोल्यूशन लेंगे, उसमें क्या करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट ऊपर लिख लेंगे। मास ऑफ सोल्यूट हमारा बन जाएगा बेस, यानी कि न्यूमरेटर। और मास ऑफ सोल्यूशन जो है, मास ऑफ सोल्यूशन हमारा चला जाएगा डिवाइड में। और क्योंकि एक प्रकार का परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई। इस तरीके से हमारा मास बाई मास परसेंटेज कैलकुलेट होता है। ठीक है, अब ये चीज अगर समझ गए हो तो हम बढ़ते हैं आगे और सेकंड कंसंट्रेशन टर्म पे आते हैं, जो कि है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय, चलिए काम करते हैं, इसको पढ़ने से पहले कि इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। कुछ एग्जांपल के तौर पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कुछ जैसे एग्जांपल इसमें हो जाएगा मास बाई मास, जैसे हमसे कह दिया गया 70% 70% एक्वस HCl सॉल्यूशन मास बाई मास। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको इस बात को हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ 70% एक्वस HCl। तो एक्वस तो इस बात के बारे में बता रहा है कि सॉल्वेंट जो है हमारा वो है वाटर। वो क्या है बच्चों, वाटर। और 70% ज़्यादा मैंने लिख दिया है, इसको 30% कर लो, बहुत ज़्यादा हो जाता है 70%। तो 30% एक्वस HCl सोल्यूशन का मतलब हुआ सॉल्वेंट इसमें है वाटर, और सोल्यूट जो है हमारा वो है HCl। और इसमें जो हमारा सोल्यूट का मास है वो हो जाएगा 30% है ना, तो ये हो जाएगा 30 ग्राम। और सॉल्वेंट का जो मास हो जाएगा वो बचेगा 70 ग्राम। और जो आपका पूरा 100% होगा, 100% ओवरऑल 100%, वो हमारा हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन यानी 100 ग्राम मास ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा। सर आपको कैसे पता है 70 ही ग्राम होगा, 30 ही ग्राम होगा और ये 100 ही ग्राम होगा? जरूरी नहीं है, बस इसी रेशियो में चलेंगे। अगर इसको 700 ग्राम लिखना चाहो तो लिख लो, मुझे नहीं दिक्कत है। बस यही है कि फिर ये 300 ग्राम बनेगा और ये 1000 ग्राम बनेगा। रेशियो मेंटेन होना चाहिए परसेंट का, 30%। तो इस तरीके से हमने मास बाई मास को समझ लिया। अब क्योंकि हमने इसको समझ लिया तो हम टाइम नहीं बर्बाद करेंगे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम पे। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, बहुत सिंपल है। इसमें क्या हो जाएगा, सॉरी मास का टर्म नहीं इस्तेमाल करके वॉल्यूम ऑफ सल्यूट ऊपर हो जाएगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे हो जाएगा। ये परसेंटेज है तो इनटू 100 रहेगा। अगर इसमें सॉल्यूट का यूनिट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट का यूनिट ml है तो नीचे वाले का भी ml होगा। ऊपर का लीटर है तो नीचे का भी लीटर होगा।
अगर सेम नहीं है तो उसको सेम कर लेना पहले, फिर आगे बढ़ना, ठीक है। एग्जाम्पल बिल्कुल सेम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट जो इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा मास बाई वॉल्यूम। एक ये वाला भी है, मास बाई वॉल्यूम, इसको बोलते हैं W/V%। इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर मास ऑफ सल्यूट हो जाएगा, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसा रहेगा ये, ऊपर हो जाएगा मास ऑफ सल्यूट और नीचे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो एक टर्म आपका रहेगा मास में और एक रहेगा, ठीक है, ये हो गया। इसके जो यूज होते हैं इस कंसंट्रेशन टर्म का, मास बाय वॉल्यूम, सबका काम वही है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बताना, सब है एक तरीके से कंसंट्रेशन ही बता रहे हैं। तो इसका यूज जो है मेडिकल मेडिकल और फार्मेसी वगैरह में इसका, इस कंसंट्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इस सॉल्यूट पार्टिकल को हम मास के तौर पर मेजर कर रहे होते हैं, मतलब ग्राम वगैरह में, और जिसमें वो जो उनका सॉल्वेंट होता है उसको, सॉल्यूशन जो ओवरऑल बनता है वो एक लिक्विड सॉल्यूशन होता है। तो नीचे हम जो है ml या लीटर में चल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तीन हो गई जो कि बहुत बेसिक थी। अब हम पहुंचेंगे फोर्थ पे, फोर्थ, ठीक है। हाँ भाई, फोर्थ जो हमारा कंसंट्रेशन टर्म होगा वो होगा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, देखो भाई अब आई है कहानी असली वाली यहाँ से, मोल फ्रैक्शन। हाँ भाई, अब कर लो अपनी कमर टाइट। मोल फ्रैक्शन समझना है, पेशेंस वेशेंस है ना समझने के लिए? आ रहा हो पहले से तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन भी कराएंगे इसका भी तुरंत, ध्यान समझना, ठीक है। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी मैं, आता है तो भी, नहीं आता है तो भी मैं तो बिल्कुल अच्छे से बताने जा रहा हूँ उसको, ठीक है। शुरू करते हैं। हाँ भाई, देखो मान लिया, बन गया यार, हाँ ठीक है, और बना देते हैं सही, और इसको ऐसे करके मिला देते हैं, ठीक है भाई, इसको भी ऐसे करके मिला देते हैं, ठीक है। रुको, नहीं हो रहा है यार क्या, ठीक है, हो गया, काम चलाओ। मान लिया इसमें हमने तीन कंपोनेंट डाले, पहला एक कंपोनेंट, यार ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा, पहले हमने मान लिया सबसे पहले एक कंपोनेंट डाल दिया, पहला कंपोनेंट है। हमने एक और कंपोनेंट इस्तेमाल कर लिया, दो कंपोनेंट, और हम एक कोई और कलर ले लेंगे, ब्लैक ले लेते हैं, ये तीसरा कंपोनेंट हो गया। तो इसमें जो डार्क ग्रीन है उसको हमने नाम दे दिया ए, जो रेड है उस कंपोनेंट का नाम दे दिया मैंने बी, और जो ब्लैक है इसका नाम हमने दे दिया सी। तो बेसिकली यहाँ पर तीन कंपोनेंट मौजूद हैं, इस सोल्यूशन में तीन कंपोनेंट मौजूद हैं, ए बी और सी। कंपोनेंट मतलब तीन चीज़ों से मिला कर ये सोल्यूशन बना है। अब ए बी सी का जो अमाउंट होगा, बेसिकली आप अमाउंट कॉमन लाइफ में ग्राम वगैरह में देखते हो, लेकिन यहाँ पर हम मान लेते हैं, हम नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में इनका अमाउंट अगर बोलना चाहें तो हमने बोल दिया कि एन ए, एन बी और एन सी। क्या है एन ए, एन बी, एन सी, ध्यान से देखते हैं। एन ए हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इन सॉल्यूशन, ये पूरा ओवरऑल सॉल्यूशन है ना। ऐसे एन बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इन सॉल्यूशन, और एन सी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी इन सॉल्यूशन। मतलब एन ए, एन बी, एन सी जो है वो इस सॉल्यूशन में ए बी और सी के नंबर ऑफ मोल्स को बताते हैं। अब ऐसे में जो हमारा मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन किसी भी एक का देख लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो नाम से ही क्लियर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, फ्रैक्शन है एक प्रकार का। और फ्रैक्शन सारे कैसे होते हैं, सभी चीज़ के फ्रैक्शन का बहुत सिंपल सा फंडा होता है कि जो है फ्रैक्शन का मतलब ही यही होता है कि आप क्या करिए,
नीचे कर दीजिए टोटल, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल नीचे हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा Na प्लस Nb प्लस Nc, और जिसका फ्रैक्शन चाहिए आपको उसको आप कहाँ कर दीजिए, ऊपर कर दीजिए। मोल फ्रैक्शन को डिनोट करने के लिए एक सिंबल भी होता है, काई बोलते हैं इसको, लेकिन आप काई वगैरह कहाँ तक बोल पाओगे, उसको आप जो है एक्स कह के बोल देना, ठीक है। बार बार अब मैं इस बात को रिपीट नहीं करूंगा, आपको मैंने आप काई बोलो, आपको मैंने एक्स बोलो। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एक्स ए हमारा कितना आ गया, Na अपॉन, थोड़ा तेजी से समझिएगा यहाँ पे, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। ऐसे हमारा जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन है जिसको हम नोट के तौर पर लिखना चाहेंगे। क्या याद रखना है नोट के तौर पर, कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ all component present in the solution is 1। मतलब एक सोल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट मौजूद होते हैं उन सभी का जो मोल फ्रैक्शन का सम आएगा वो 1 आएगा। और ये दुनिया के सारे फ्रैक्शन के लिए है यार, फ्रैक्शन मतलब ये होता है हिस्सा। किसी एक चीज के बहुत सारे हिस्से किए गए, अब सारे हिस्से को जोड़ोगे तो 1 तो आएगा ही ना मेरे भाई। मोल फ्रैक्शन तो मोल में वही चीज है। तो चलिए इसको करके देखते हैं, प्रूफ कर, इसका प्रूविंग देख लेते हैं। वो सिंपल सा प्रूविंग है, प्रूविंग तो कहना भी नहीं चाहिए, प्रूविंग शब्द की बेइज्जती है ये तो, चलिए फिर भी कर देते हैं। काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी जोड़ते हैं। काई ए से तो एक छोटा भीम में वो था, बहुत बढ़िया एपिसोड था, क्या नाम था, मैं टाइफू या काइफू करके विलन था, याद है तो बताना। लेकिन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो गया, फिर ऐसे क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी में क्या हो जाएगा, Na प्लस Nb प्लस Nc, और लास्ट में क्या हो जाएगा, Nc अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। अब अगर ध्यान से देखोगे तो जो सबका डिनोमिनेटर है ये और ये सेम है, सेम डिनोमिनेटर होने की वजह से क्या होगा, डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा, ए प्लस एन बी प्लस एन सी, और न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाएंगे, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, इससे कट गया, 1 आ गया। तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन दिस सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। यही चीज़ की बात हो रही थी। एक काम और कर लेते हैं छोटा सा, वो भी ध्यान रखना। फॉर बाइनरी सोल्यूशन, मेरी सिर्फ सेम डेटा को हम बाइनरी सोल्यूशन के लिखना चाहें, फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, तो अगर हम बात करें बाइनरी सॉल्यूशन की, तो बाइनरी सॉल्यूशन के केस में सिर्फ 2 ही कंपोनेंट होंगे, उनका मोल फ्रैक्शन का सम कितना हो जाएगा, 1। और इनमें से अगर हमें कोई भी एक निकालना होगा तो वो हम दूसरे के बिहाफ पे निकाल सकते हैं। ये मैथमेटिकल रिलेशन हो गया 2 मोल फ्रैक्शन के बीच का, ठीक है। तो इसको मैं भी एक चीज़ और दिखाता हूँ, तगड़ी चीज़ है। एक पॉइंट और ध्यान रखना है मोल फ्रैक्शन के बारे में। देखो जितनी बातें बताता जा रहा हूँ हर बातें अपने आप में एक सवाल है। अब लास्ट बात बताने जा रहा हूँ मोल फ्रैक्शन के बारे में। यूनिट क्या हो जाएगी मोल फ्रैक्शन की, यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी भाई, क्या हो जाएगी यूनिट, ऊपर भी मोल फ्रैक्शन नीचे भी, सारे मोल फ्रैक्शन जोड़ के टोटल नंबर ऑफ मोल ही तो है ना, नीचे भी मोल ऊपर भी मोल, मोल से मोल खत्म। इस तरीके से हमारा जो यूनिट आया इसका वो हो जाएगा यूनिट लेस। देखो अभी तुम्हें चीज़ें बहुत आसान लग रही होंगी कुछ लोगों को, लेकिन इतना जानकारी होने के बावजूद भी आपको जो बीच बीच के फैक्ट मिसिंग होते हैं उसी की वजह से आप सवाल नहीं लगा पाते हो। चलिए अब एक काम करते हैं, अब हम लगाते हैं सवाल, एक सवाल तो कम से कम लगाते ही हैं, ठीक है। तो सवाल उठाते हैं पहले। हम्म कहाँ है सवाल इसमें, देखता हूँ, रुको तो बताता हूँ फिर। यही होगा शायद, तो नीचे खींच के लाता हूँ, सॉरी।
बहुत ज़्यादा प्रो हूँ नहीं मैं, धीरे धीरे हो जाऊँगा। देखो इसमें तो सोल्यूशन वोल्यूशन सब है यार, ये एग्जांपल है तुम्हारे एनसीईआरटी का। ये कार्ड देता हूँ क्योंकि सोल्यूशन देख के सब बर्बाद हो जाएगा, चाहे आपकी बात हो चाहे किसी की भी बात हो। ये मत सोचना कि सोल्यूशन देख के तुमसे हो जाता है, बाकी ऐसे ये सब प्रॉब्लम सबके साथ है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है ये। देख लो फिर उसके हिसाब से दिमाग चलने लगता है। कभी भी सोल्यूशन मत देखो मेरे भाई, क्योंकि उनके हिसाब से सोचने लगोगे तुम, फिर तुम्हें वो महान हो, तुम छोटे लगोगे और तुमसे होगा नहीं। तुम सीखोगे भी तो उनके बेहाव पे सीखोगे, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन आया करे तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। पढ़ो सवाल, लिखा हुआ है, पढ़ो, बोलेंगे भी नहीं। सोचो इसके बारे में, पॉज करके वीडियो अच्छे से सोचो। ये उम्मीद के साथ सोचो कि इसके बारे में तुम्हें कोई नहीं बताने वाला। यही समस्या तुम्हारी ज़िंदगी के यही यही क्वेश्चन तुम्हारी ज़िंदगी की सारी समस्याओं का हल है। इस तरीके से उसको सोचो, पॉज करके पूरा ट्राई मार लेना, फिर आगे वीडियो देखना। चलो अब मैं समझाने आ रहा हूँ। तो कह रहे कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास। 20% C2H6O2 बाई मास, वही मास बाई मास वाला है। तो हम ये यहाँ से ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अच्छा, एक छोटी सी बात मेरी तरफ से और ध्यान रखना, मैं बी लेटर इस्तेमाल करूंगा हमेशा सोल्यूट के लिए। क्या है फंडा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और ए लेटर इस्तेमाल करूंगा हमेशा सॉल्वेंट। जब भी सॉल्वेंट, क्योंकि सब एस से ही शुरू होते हैं, तो इसलिए और कोई इस लेटर तुम एस वगैरह इस्तेमाल कर नहीं पाओगे, दोनों में आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सोल्यूट के लिए हमेशा बी इस्तेमाल करेंगे। डाल लो दिमाग में ऐसे ही कि सोल्यूट के लिए बी और सॉल्वेंट के लिए ए। चलिए देखते हैं अब कैसे होगा काम। यहाँ से हम कह सकते हैं कि मास ऑफ गिवन मास ऑफ सल्यूट यानी कि बी, इस टाइम C2H6O2 जो है हमारा, वो एक सल्यूट है, ठीक है ना। तो इसका मास कितना हो जाएगा, 20 ग्राम। और मास ऑफ सोल्यूशन, उसमें हम कुछ नहीं डालेंगे, तो मास ऑफ सोल्यूशन के लिए कुछ नहीं लिखेंगे। मास ऑफ सोल्यूशन इसमें कितना दे रखा है भाई, जाहिर सी बात है 100% पूरा हो जाता है, 100 ग्राम। तो अब मुझे बताओ मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा। सॉल्वेंट कुछ भी रहा हो, इसमें वाटर रहा हो या कुछ भी रहा हो, मास ऑफ सॉल्वेंट हो कितना जाएगा, 20 ग्राम तो हो गया सोल्यूट। तो 80 ग्राम हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट का मास। इस डेटा को हटा दो, कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो मास ऑफ सल्यूट हो गया 20 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया 80 ग्राम। कहाँ से जाना, ऊपर दिए हुए डेटा से जाना। अब निकालना है मोल फ्रैक्शन यार। अब मोल फ्रैक्शन निकालना डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, वहां समझा दिया था डायरेक्ट। देखो इसमें तो नंबर ऑफ मोल ही नहीं दिया है मेरे भाई, तो पहले नंबर ऑफ मोल निकाल। तो यहाँ पे गिवन मास तो हो गया 20 ग्राम, मोलर मास निकाल दीजिए। देखो मोलर मास में भी हमने बी लगा दिया। कहानी देख रहे हो, सोच समझ के और भी बताया था। अभी केवल डब्ल्यू और एम लिख रहा होता तो C2H6 के लिए भी डब्ल्यू और एम, फिर जो सॉल्वेंट है उसके लिए भी डब्ल्यू और एम, बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। हर सल्यूट वाली चीज़ के साथ बी लगाएंगे। बी, बी फॉर बैट, बैटमैन। तो यही करेंगे। अब मोलर मास निकालते हैं। 2 कार्बन, 12 दूना 24, 6 हाइड्रोजन, 6, 24 6 30, 16 दूना 32। तो कितना हो गया, 30 32, 62, 62 ग्राम पर। इस सब के बारे में डिटेलिंग कभी करूंगा कि ग्राम पर मोल क्या है, सब बताएंगे। गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट तो दे रखा है, और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा। देखो इसमें कहा गया है एथाइलिन ग्लाइकॉल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6 बाई मास। अगर आपको कुछ ना दिया जाए सॉल्वेंट के बारे में, तो आप मान लेना कि वो वाटर है। तो वाटर होता है H2O, H2 मतलब हो गया 2, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1। ये मोलर मास निकालना सीख लेना भैया दूसरे वीडियो से। और एक ऑक्सीजन का 16, तो 16 2 18, 18 ग्राम पर मोल। ये हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब आइए नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट क्या हो जाएगा, मास ऑफ सल्यूट, मोलर मास ऑफ सल्यूट। देख रहे हो बी लगाने का फायदा, वैल्यू डाल दीजिए। डब्ल्यू बी है 20/62। ऐसे ही सॉल्वेंट के लिए निकाल लेते हैं। तो एन ए कितना है, डब्ल्यू ए ऊपर हो जाएगा और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट नीचे हो जाएगा। ये भी निकाल आएगा, कैसे निकाल आएगा भाई, ये हो जाएगा 80/18। तो
अब यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, मान लो सॉल्यूट का, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वैल्यू डाल दीजिए। एन बी कितना है 20/62 डिवाइडेड बाई 20/62 प्लस 80/18। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। कैलकुलेशन के बारे में भी अगर मैं अभी कैलकुलेशन करने लगा तो तुम थोड़ा सा डर जाओगे। डरता इंसान दो ही चीज़ों, दो ही सिचुएशन में है, वो कुछ विचित्र देख ले। जो मुझसे पहले से पढ़ रहे हैं उनको पता है कि क्यों डर जाएंगे। आगे चल के सिखा दूंगा आपको भी कैलकुलेशन कैसे करनी है। अभी तुम इसको खुद से करना धीमे धीमे एकदम कछुए की चाल में। एक छोटा सा बात और बता दे रहा हूँ, देखो 20/62, 20/62 इसको हम सीधे से कह देंगे 20/60, तो ये आ गया 1/3, मतलब एक से भी 3 गुना छोटा है ये। पहली बात समझ 20/62, 20/60, ये नीचे वाला 20/62 देख रहा है, ये भी 1/3 आएगा, मतलब 1 से 3 टाइम्स। 80/18, 80/18, 80/18, 18 को लगभग 20 करके देखो तो 20, 80/20 4 बार में कटेगा, मतलब एक से 4 गुना बड़ा। दूसरी वाली क्वांटिटी एक से 3 गुना छोटी, मतलब आपका जो ये वाला नंबर है ये एक से 3 गुना छोटा है और ये एक से 4 गुना बड़ा है। मतलब मेरे भाई जब इन दोनों को ऐड करोगे तो इसके आगे, इसके आगे इनकी कोई औकात नहीं है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन लगाओगे तो इस पार्ट को निगलेक्ट कर देगा और सॉल्यूशन के तौर पर सिर्फ इतना कर लेगा, 20/62/80/18। तुम्हारे दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि सर हर छोटी संख्या को क्या हम निगलेक्ट कर, हर छोटी संख्या को हम निगलेक्ट कर सकते हैं? नहीं बेटा, जोड़ते समय नेगलेक्ट होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड के टाइम नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाता है। मेरे पास मान लिया 1,00,000 रुपए हैं और मेरा ज़्यादा नहीं, बस केवल हाफ टाइम का नुकसान हो गया। हाफ, 1,00,000 के आगे हाफ की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हाफ टाइम्स है, वो मल्टीप्लाई है, तो सीधे 1,00,000 में 50,000 का नुकसान हो गया। बट इसी जगह मैं कहूँ 1,00,000 रुपए में मेरा हाफ रुपए का नुकसान हो गया, तब वो हाफ रुपए सब्ट्रैक्ट होगा। 1,00,000 में से 98 घटेगा, कितना बचेगा भैया? 98 का फायदा भी होता तो भी कोई फायदा नहीं था। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम पे चीज़ें नेगलेक्ट हो सकती हैं, अगर नंबर्स में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो तो। मल्टीप्लाई और डिवाइड के टाइम नहीं हो सकती हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका मोल फ्रैक्शन आ गया। अब मान लिया एक्स भी आपका आ गया हाथी, सॉल्व करने के बाद जो आपका नंबर आया है उस नंबर का नाम है हाथी। तो आपका जो एक्स से हो जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस हाथी। अरे 0.2 आएगा तो 1 माइनस 0.2, 0.8, वो तो पता है ना, क्योंकि दोनों का सम 1 लाना है हमें, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, ये वाला इसी दिन के लिए तो सीखा था इसको। तो इस तरीके से हमारा मोल फ्रैक्शन तक का जर्नी कंप्लीट होता है। आगे का एजेंडा सुन लेते हैं, पढ़ाएंगे नहीं अब आगे, अगले लेक्चर में आएंगे, देख लेते हैं क्या क्या जानना है हमें। तो 4 टर्म्स हो गए हैं, एक और बताए दे रहा हूँ छोटा सा, एक छोटा सा और बताए दे रहा हूँ, पांचवा PPM। इसका फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। थोड़ी देर के लिए इसको शब्द वगैरह छोड़ो, तुम मेरे साथ थोड़ा सा डिस्कशन करो, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, परसेंट का नाम हम सब लोगों ने सुन रखा है। परसेंट नंबर बताते हैं परसेंट में। देश में कितने लोग 1,00,000 रुपए से कम कमा रहे हैं, कितने लोग बिलो पावर्टी हैं, अब पावर्टी है, पावर्टी लेवल है, बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं परसेंट। परसेंट का जरा एटाइमोलॉजिकल मीनिंग देखो क्या है। पर सेंट, पर सेंट, सेंट मतलब होता है 100, सेंचुरी, सेंचुरी मारते हैं ना शतक, तो सेंट मतलब होता है 100। तो 100 चीज़ों के बिहाफ पे किसी चीज़ को अगर आप इंटरप्रेट कर रहे हो, 100 चीज़ के बेसिस पे किसी चीज़ को एनालाइज कर रहे हो, उसको कहते हैं परसेंट। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे टोटल मार्क्स में 10% मार्क्स आए हैं सिर्फ एग्जाम में, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पूरे नंबर को 100 मान लूँ, 100 बेस बना लिया देखो, तो मेरे 10 नंबर आए हैं, ये कहने का मेरा मतलब। लेकिन परसेंट हर जगह सूटेबल नहीं होता है, हर जगह परसेंट काम नहीं आ सकता है, कई जगह परसेंट थोड़ा सा यूजलेस टाइप से यूज होगा। इतनी गजब लाइन ना, यूजलेस टाइप से यूज। तो बताता हूँ कैसे यूजलेस टाइप से यूज होगा। जैसे कि अगर मान लो हम तुमसे कहने लगे, बहराइच शहर में रहता हूँ मैं, बता रहा हूँ काहे बता रहा हूँ बहराइच शहर में,
बहराइच शहर में जब जो हमारे यहाँ पानी आता है तो वहाँ पे बहराइच शहर में जो वाटर है उसमें आर्सेनिक इम्प्योरिटी पाई जाती है। आर्सेनिक की इम्प्योरिटी वहाँ पाई जाती है पानी में। ये दिक्कत है। तो इम्प्योरिटी कैसे पाई जाती है? 1 लीटर में 100 ग्राम आर्सेनिक रहता है क्या? नहीं। 1 लीटर में 2-4 ग्राम आर्सेनिक रहता है क्या? नहीं। 1 लीटर में बहुत कम आर्सेनिक होता है। मतलब अगर हम 10 लाख ग्राम पानी इकट्ठा कर लें, 10 लाख ग्राम, बहुत ज़्यादा हो गया ये। 10 लाख ग्राम पानी इकट्ठा करेंगे तो जाके उसमें कहीं 3-4 ग्राम आर्सेनिक होगा 10 लाख ग्राम पे। तो अब अगर हम इसको परसेंट में बताना चाहें तो ये जो आर्सेनिक की प्रेजेंस रहेगी ये परसेंट में बताई जाएगी 0.00003% ऐसे करके। 0.000 करके बताना पड़ रहा है। मतलब यही ऐसी सिचुएशन के लिए हम बोलते हैं कि परसेंट जो है थोड़ा सा यूजलेस टाइप से यूज हो रहा है। जब किसी चीज के कंपैरिजन में जिस चीज को हम इवैल्यूएट कर रहे हैं उसकी प्रेजेंस बहुत छोटी हो तो ऐसी जगह पे हम परसेंट ना इस्तेमाल करके पार्ट्स पर मिलियन यूज कर सकते हैं भाई। पर मिलियन, परसेंट पर मिलियन, मिलियन के आधार पे चीजों को बताना। जब किसी चीज का अमाउंट बहुत कम होता है तो उसको पर मिलियन में बताया जाता है। जैसे कि अगर हम काजू कतली की मिठाई खरीदते हैं उसमें काजू तो परसेंट में बताया जा सकता है कि कितना काजू इस्तेमाल हुआ है। शुगर भी बताया जा सकता है परसेंट में। लेकिन जो उस पर सिल्वर का एक लेयर लगा होता है उसको क्या हम बता सकते हैं परसेंट में? नहीं भाई। टोटल वेट का वो 0.01% भी नहीं होगा। तो उस जगह पे हमें उससे बिलो क्वांटिटी, उससे बिलो यूनिट पे जाना पड़ेगा। जैसे उसी के तरीके का एक यूनिट है पार्ट्स पर मिलियन। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है। बाकी इसका थ्योरेटिकल पार्ट जो है यानी न्यूमेरिकल पार्ट वो तो बहुत आसान था, वो तो मैं ऐसे बता सकता था। तो क्या हो जाएगा? पार्ट्स ऑफ सल्यूट ऊपर, पार्ट्स ऑफ सल्यूट ऊपर और पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन सॉरी, पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन नीचे हो जाएगा इनटू 100 नहीं करना है, 10 की पावर 6 करना है। मिलियन मिलियन है ना, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई। अच्छा, पार्ट्स ऑफ सोल्यूट का ऐसे ही बोल सकते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट और नीचे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूशन, टोटल नंबर एटम्स भी हो सकता है। और क्या बोलते हैं मास भी हो सकता है। लेकिन जो भी चीज़ होगी जो ऊपर रहेगा यूनिट वही सेम नीचे रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, इस पर भी अगर कोई छोटा मोटा सवाल मिलता है तो आप लगा लेना। अब 3 कंसंट्रेशन टर्म और बचे हैं। कौन कौन से लिख दे रहा हूं मैं, 3 नहीं शायद 2 ही बचे हैं। हाँ 2 बचे हैं। एक बचा है मोलैरिटी, कुछ लोग के पुराने घाव ताजा हो गए होंगे, और एक मोलैलिटी, अब और ज्यादा उस घाव पे नमक भी लग गया होगा। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी ये 2 कंसंट्रेशन टर्म है। एक को बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, और एक को बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्या है बताने में टाइम लगेगा यार। तो जितना भी पढ़ा है उसमें अगर इसको करेंगे तो फिर वो ही नहीं होगा। इतना ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, ठीक ठाक सा पढ़ के काम चल जाएगा। कल इस पे जो है चर्चा करेंगे हम लोग। तो मैं कुछ सवाल यहाँ पे आपके सामने दाग दे रहा हूँ। इनको अगर आपको मोलैरिटी मोलैलिटी आती है तो कर लेना। सब एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन दागा जाएगा स्टार्टिंग में, कुछ ज़्यादा नहीं करना है कुछ खतरनाक सा। ठीक है, देखते हैं कुछ। ठीक है, ये सवाल, किसी को अपने ऊपर अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है तो मैं कहूँगा इस क्वेश्चन को लगाए। तो क्वेश्चन ट्राई ज़रूर करें। फेल हो या पास हो उसमें वो अलग की बात है, ट्राई ज़रूर करें। अब जो भी इसमें आप मोल फ्रैक्शन वैक्शन लगा पाना वो लगा लेना, ताकि मैं कल बताता हूँ। और मोल फ्रैक्शन के कुछ सवाल मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, इसको सेट कर दूँ कहीं इस जगह। बहुत ज़्यादा लिख दिया गया है यार। अरे बाबा, हाँ हो गया हो गया हो गया, या बस ठीक है, हो गया। चलो ठीक है, पढ़ ज़रूर लेना मेरा भाई, ध्यान रखना।